हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टार्ट 88। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम सीडीपी के जूनियर स्तर के पेपर को सॉल्व करेंगे, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के। यह पेपर 8 जनवरी 2022 को हुआ था। सीटेट में 150 क्वेश्चन आता है। समय है 2 घंटे 30 मिनट। यह 5 भागों में डिवाइड है। भाग नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाग नंबर 2 गणित एवं विज्ञान, भाग नंबर 3 भाषा फर्स्ट हिंदी, भाग नंबर 4 भाषा सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम भाग नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कथन है ए, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। कारण आर, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर थर्ड ए सही है किंतु आर गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। कथन में दिया है कि बच्चे व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। यह सत्य है क्योंकि बालक अपनी संकल्पनाओं या विचारों को सार्वभौमिक नहीं करता, अपितु स्वयं के लिए करता है वो। कारण आर, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। भूमिका है। बच्चों में मानसिक विकास होने के कारण बालक कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, अवलोकन, बुद्धि तर्क, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि का विकास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्या क्रियात्मक भूमिका है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं तथा बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। बच्चे के विकास के संदर्भ में विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। हम जानते हैं कैसे। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। बालकों में विकास की गति जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बालकों में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, भाषाई, सामाजिक इत्यादि का विकास होता रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कथन ए, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। कारण है आर, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है ए और आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। हम जानते हैं कैसे। विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित आयु सीमा केवल औसत आयु सीमा को दर्शाती है तथा बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है और वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, जिनके कारण गांव शहर के स्तर पर तथा विभिन्न देशों के बालकों के विकास को अलग अलग देखा जा सकता है। कक्षा में उपस्थित बालकों के विकास में भी अलग अलग अंतर को स्पष्ट देखा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे यदि सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदी पेशी चरण। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए हम जानते हैं कैसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही है। हम पिक्चर में दिखाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमने बोला कि संवेदी पेशी चरण। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। सेकंड ऑप्शन हमने बताया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल तक। ने थर्ड ऑप्शन बताया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से लेकर 11 साल तक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो ऑप्शन हमने सही बताया है वह ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि। जब किसी से प्रेम होता है तो दिखाई नहीं देता है। प्रेम या लगाव जब किसी से होता है तो हमें थोड़ी ना दिखाई देता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बालक किसी की मृत्यु की खबर सुनता है तो वह दुखी हो जाता है या वेदना महसूस करने लगता है। हम जानते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एक ही चीज़ है। यह जीन पियाजे साहब के द्वारा ये लास्ट स्टेज है बच्चों के विकास का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है, बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। अब इसमें जीन पियाजे साहब के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है, ये बात पूछा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जानेंगे कैसे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमने बताया था पिक्चर दिखाकर। पियाजे साहब जो सिद्धांत दिए हैं उसमें ये दूसरी अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालकों में भाषा का विकास होने लगता है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक निर्धारित की जाती है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं एवं अनुभवों को ग्रहण करता है। आलोचना का मतलब इनकी बुराई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खोज अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रमादेशित निर्देश। ऑप्शन नंबर 4, प्रतिपादक शिक्षण। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पारस्परिक शिक्षण। हम जानते हैं कि पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या है। जिनमें शिक्षक एवं छात्र सीखने में सहयोग करते हैं तो वह पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। पारस्परिक शिक्षण एक निर्देशात्मक गतिविधि है जो पाठ के अर्थ के निर्माण के उद्देश्य से पाठ के खंडों के बारे में शिक्षकों एवं छात्रों के बीच एक संवाद का रूप लेती है। पारस्परिक शिक्षण एक पाठन
तकनीक है जो छात्रों की पढ़ने की समझ को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ। ऑप्शन फर्स्ट, लेव वाइगोस्की के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, लेव वाइगोस्की के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, लेव वाइगोस्की के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता है। यह लाइन थोड़ा मिस हो गई है नीचे। चलिए हम जानते हैं लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेव वाइगोस्की के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता ही पाठ है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई या परिणाम पर आधारित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सेकंड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर थर्ड है, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 4 है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलिए जानते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड गार्डनर ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। ऑप्शन नंबर सेकंड, 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर थर्ड, सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर 4, बुद्धिमत्ता के एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। ये मनोवैज्ञानिक थे हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बताए कि बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। बुद्धि को स्पष्ट रूप से निश्चित क्रिया प्रक्रमण संक्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों को समस्या समाधान करने में, वस्तुओं के सृजन में इत्यादि में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा हो। ऑप्शन नंबर सेकंड, जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो। ऑप्शन नंबर थर्ड है, जब उन्हें रट कर याद रखने के आधार पर आंका जाए। ऑप्शन नंबर 4 है, जब एक रूपी और संचरित पाठचर्या का पालन किया जाए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से तब सीखते हैं जब निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा हो।
देश की नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ही राजभाषा आयोग 1955 की सिफारिशों में एक भारतीय भाषाओं के ज्ञान और सीखने की सिफारिश को शामिल किया गया तथा देश में अब प्राथमिक स्तर के बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा में शिक्षण का प्रावधान किया गया। मुश्किल है ना, हमारे आसपास पड़ोस में सब हिंदी भाषी हैं, तो हम जापानी भाषा सीखने जाएंगे तो दिक्कत ही है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वतंत्र होते हैं, वे उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रगतिशील शिक्षा को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 4 निष्क्रिय प्राणी है जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता जो है वो स्वतंत्र होते हैं तथा उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में उभर कर आई है। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। ऑप्शन नंबर 4 है मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। सामाजिक रचनावादी सिद्धांत सामाजिक सिद्धांत के ज्ञान के लिए जो मानव विकास सामाजिक रूप से स्थित हैं और ज्ञान को दूसरे के साथ बातचीत के माध्यम से निर्णय करता है। सामाजिक रचनावाद के शैक्षणिक कार्य अनुभूति की सामाजिक प्रकृति पर आधारित है। सामाजिक रचनावाद क्या है? सामाजिक रचनावाद समाज से प्राप्त होने वाला वह ज्ञान जो संस्कृति और संदर्भ को महत्व देता है सामाजिक रचनावाद कहलाता है। वाइगोस्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृति से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से वो सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 4, लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। यह भाषा सही नहीं है भाई, सब बराबर हैं, सब ले सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं। ये तो फिर जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित कर रहा है कि लड़के गणित लें और लड़कियां भाषा विषय लें। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पादप कोशिका का चित्र बनाइए। ऑप्शन नंबर सेकंड है अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाइए। ऑप्शन नंबर
थर्ड है गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 है भारत का क्षेत्रफल व जनसंख्या क्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाएं। समालोचनात्मक सिद्धांत वह वैचारिक संप्रदाय है जिसमें समाजशास्त्र एवं मानविकी के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान से समाज व संस्कृति की आलोचनात्मक समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट समता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सेकंड सहानुभूति की संस्कृति, ऑप्शन नंबर थर्ड अगम्य इमारतें, ऑप्शन नंबर 4 मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड अगम्य इमारतें। शिक्षा में समावेशन को बढ़ा देने की दिशा में अगम्य इमारतें बाधक हैं। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है जिससे सभी संस्कृतियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के विरुद्ध जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना, ऑप्शन नंबर सेकंड है सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, ऑप्शन नंबर थर्ड है कुछ चुने हुए अधिगमकर्ताओं से ही उच्च उम्मीदें रखना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना है इत्यादि का अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के विरुद्ध जाता है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता के सभी बच्चों को सम्मिलित करती है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वलीनता, ऑप्शन नंबर सेकंड वाचन वैकल्य, ऑप्शन नंबर थर्ड गतिक दिव्यांगता, ऑप्शन नंबर 4 नेत्रहीनता। इसमें सही ऑप्शन है स्वलीनता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्वलीनता दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है। शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे हैं जिनके शरीर का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रिय इतना असामान्य होती है कि उसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने एवं समायोजन करने में विशेष कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ऑप्शन नंबर सेकंड है घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथानकों का उपयोग, ऑप्शन नंबर थर्ड है कक्षा में होठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करने का अभ्यास श्रवण बाधित अभ्यर्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है। शैक्षणिक प्रक्रिया और सीखने में सुनने की क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थी को श्रवण संबंधी समस्याएं उसके अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर सेकंड है स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना,
ऑप्शन नंबर 3 है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर 4 है उन्नत पूरक या पठन सामग्री का उपयोग करना। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन ए, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। कारण आर, सीखे गए संप्रत्ययों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए, क्योंकि सीखे गए संप्रत्ययों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा एवं दीर्घकालीन हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया से बालकों में शिक्षा की व्यवहारिकता की समझ उत्पन्न होती है, जिससे वह अपने ज्ञान से विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रुटियों के बिना चर्चा के खारिज करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना। ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तरों का सहज अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर 4, आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करने से बचना चाहिए। संज्ञानात्मक प्रबोध कौशल मानसिक गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए मस्तिष्क आधारित कौशल हैं, जो सीखने एवं समस्या समाधान से दृढ़ता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए अनुबंधित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना। ऑप्शन नंबर 4 है उनके वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट नहीं करना। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती हैं, जिससे विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करके कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई प्रकार दोहराई जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। सीखना प्रभावी एवं प्रासंगिक तब हो जाता है जब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाइथागोरस प्रमेय बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड, भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड है साइकिल कैसे चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर फोर है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, साइकिल कैसे चलाई जाती है। साइकिल कैसे चलाई जाती है प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी कार्य के प्रदर्शन में प्रयोग किया जाने वाला ज्ञान है। यह एक प्रकार का ऐसा ज्ञान है जो इंगित करता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानता है और एक व्यवहारिक समझ के बजाय एक अधिक अमूर्त समझ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है। ऑप्शन नंबर फोर, अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। अधिसंज्ञान के बारे में यह कथन सही नहीं है कि यह एक निचले क्रम का ज्ञान है। अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन हमारे सोचने के तरीके और हमारी संज्ञानात्मक रणनीतियों से अवगत कराता है। सामान्य तौर पर यह मनुष्य के अपने संज्ञानात्मक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने एवं उन्हें विकसित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चयनित समाधान के परिणामों की आशंका। ऑप्शन नंबर सेकंड, लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतीकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड है कई संभावित समाधानों की खोज। ऑप्शन नंबर फोर्थ है सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता। ऑप्शन नंबर 4, सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता जैसे कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालते हैं। समस्या को सुलझाना हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तार्किक चिंतन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन होता है जो एक निश्चित परिणाम तक पहुंचने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 28, वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा निराधार होती हैं और शिक्षकों द्वारा इन्हें अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। ऑप्शन नंबर थर्ड है वैकल्पिक अवधारणाएं वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर फोर है वैकल्पिक अवधारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनती है जिनमें तंत्रिका संबंधी कमी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सेकंड आनंद। ऑप्शन नंबर थर्ड निराशा। ऑप्शन नंबर फोर गौरव। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, निराशा। अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है निराशा। निराशा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। संवेग शब्द अंग्रेजी में रूपांतरण इमोशन है। संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। यह उत्तेजना की स्थिति पर्याप्त जटिल होती है तथा इसे विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। संवेग अपने आप में अत्यधिक जटिल एवं बहुपक्षीय स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्थिर
गैर नियंत्रणीय। ऑप्शन नंबर सेकेंड अस्थिर नियंत्रणीय। ऑप्शन नंबर थर्ड आंतरिक नियंत्रणीय। ऑप्शन नंबर फोर आंतरिक अस्थिर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्थिर गैर नियंत्रणीय। किसी कार की सफलता पर स्थित गैर नियंत्रणीय आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है।